अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वेव्स, और इसके एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट को हमने अपने प्रीवियस फ्यू लेक्चर्स में डिस्कस किया, जो कि है स्टेशनरी वेव्स। अब आज के लेक्चर में हम इन्हीं स्टेशनरी वेव्स को देखेंगे कि अगर किसी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर हमने स्टेशनरी वेव्स बनानी हो तो वो किस तरह से बनाई जा सकती हैं, और फिर उन्हीं वेव्स की डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर एक और टर्म है जो हम पहली दफ़ा सीखेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स चलें अपने लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, हमारे इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस में से एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं कि एक स्टेशनरी वेव किस तरह से बनेगी अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग हो तो उसके अंदर। तो स्टूडेंट्स, हमें स्टेशनरी वेव को भी रिव्यू कर लेना चाहिए कि स्टेशनरी वेव बेसिकली होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि when two waves having same frequency traveling in opposite direction superimpose then they give rise to stationary waves। यानी स्टूडेंट्स, जब दो वेव्स होती हैं, उन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती है और जो ट्रैवल कर रही होती हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती हैं और सुपर इम्पोज करती हैं। तो इस सारी चीज़ों के रिज़ल्ट के तौर पे स्टेशनरी वेव्स हमारे पास बनती हैं, और वो स्टेशनरी वेव्स हम डिफरेंट जगहों पे प्रोड्यूस करवा सकते हैं। उन्हीं में से एक चीज़ है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग हो तो हम उसमें किस तरह से स्टेशनरी वेव्स बना सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक सेटअप नज़र आ रहा है जिसके अंदर ये सेंटर में आपको एक स्ट्रिंग नज़र आ रही है। इस स्ट्रिंग को हम लोगों ने दो सपोर्ट्स के साथ यहाँ पे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, अटैच किया हुआ है। अब अगर हम इस तरह का एक काम करें कि ये जो आपको स्ट्रिंग सेंटर में नज़र आ रही है, इसको आप प्लग करें अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी इसे खींचते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और उसके बाद रिलीज कर देते हैं। अब किस तरह का एक सेटअप बनेगा अगर आप देखें, तो जब हम इसे अपवर्ड डायरेक्शन में खींचेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह की शेप में नज़र आएगी। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसे ऊपर की तरफ खींच के रिलीज करेंगे तो क्या होगा, हमें पता है जिस जगह पे मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है तो उस डिस्टर्बेंस से हर डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करना शुरू कर देती है। तो स्टूडेंट्स, इस केस में क्या होगा कि दो वेव्स बनेंगी। एक वेव जहाँ से हमने इसे प्लग किया था उससे एक डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर देगी, और एक वेव वहाँ से दूसरी डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर देगी। तो स्टूडेंट्स, हमने जब सेंटर से पकड़ के इसे प्लग किया है तो बेसिकली हम लोगों ने दो वेव्स के प्रोड्यूस करने का सामान कर दिया यहाँ से। जब इसे रिलीज करेंगे तो उस रिलीज करने से स्ट्रिंग डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन किस तरह से, ये देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये वेव ट्रैवल करते 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 इस एंड पे आएगी, और यहाँ पे ये हिंज्ड स्पोर्ट है। और हम लोग जानते हैं कि जब वेव ट्रैवल करती है और एक रेयर मीडियम से जाते जाते डेंसर मीडियम से टकराती है, तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये वेव स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट बैक होगी और वापस जाएगी दूसरी तरफ, और इस रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने सीखा था कि 180 डिग्रीज का फेज शिफ्ट भी आ जाता है। यानी यह वेव जब वापस जाने लगेगी तो फिर अगर इसका क्रस्ट जैसे यहाँ पे आते हुए हमें नज़र आ रहा है तो इस तरह नहीं होगा, बल्कि जब ये वापस जाएगी तो ये ट्रफ की फॉर्म में, इस फॉर्म में वापस जाएगी। और इसी तरह से जो वेव का इस तरफ आने वाला हिस्सा था वो भी जब इस हिंज्ड स्पोर्ट से टकराएगा तो टकराने के बाद वो भी 180 डिग्रीज के फेज शिफ्ट के साथ वापस जाएगा। यानी जो वेव हमें वापस जाते हुए नज़र आ रही होगी
वो वेव कुछ इस शक्ल में आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स ये दो वेव्स आपको नजर आ रही हैं, एक तो हम लोगों ने दिखा दी सॉलिड लाइन की फॉर्म में और एक हमने दिखा दी डॉटेड लाइंस की फॉर्म में। ये दो वेव्स हैं। अब स्टूडेंट्स जब ये वेव वापस की डायरेक्शन में जाएंगी, दोनों मिलेंगी, तो हम देख सकते हैं कि ये दो वेव्स हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। तो हमने देखा है कि जब दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें, फ्रिक्वेंसी उनकी सेम हो, तो उससे क्या होता है कि स्टेशनरी वेव्स बनना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स स्टेशनरी वेव्स बनेंगी और हमें पता है कि स्टेशनरी वेव्स के साथ एसोसिएटेड दो पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट को तो हम लोग नोड्स का नाम देते हैं और एक को हम एंटी नोड्स का नाम देते हैं। नोड्स वो होते हैं जो परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे होते हैं और एंटी नोड्स वो होते हैं जो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें जिस पॉइंट पे हम लोगों ने इस स्ट्रिंग को अटैच किया हुआ है, वो पॉइंट्स बेसिकली हमारे पास नोड्स हैं। यानी इसके अंदर हमें दो नोड्स नजर आ रहे हैं और एक एंटी नोड नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स होगा क्या यहाँ पे, ये स्ट्रिंग हमें अपेरेंटली अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे ऑसिलेट करते हुए नजर आ रही होगी, लेकिन असल में क्या हो रहा है, ये एक स्टेशनरी वेव बनी हुई है जो कि दो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले वेव्स के कम्बिनेशन की वजह से बन रही है। जैसे हमने देखा कि स्टार्टिंग पे ही हमारे पास दो वेव्स बनी थी, जो दोनों वेव्स दो ऑपोजिट डायरेक्शन में गई थी और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो वापस आई थी और वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गई थी एक ही मीडियम में, तो ये स्टेशनरी वेव बन गई थी हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये ऑसिलेशन है बेसिकली, जिसमें आपको एक लूप बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये जो ऑसिलेशन है इसके पीछे बनने वाली स्टेशनरी वेव है। तो स्टूडेंट्स फिर वो जो स्टेशनरी वेव बनती है, अगर हम बात करें कि उस स्टेशनरी वेव की स्पीड क्या होगी, तो स्टूडेंट्स हम लोग उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं एक फॉर्मूले के साथ, जो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। v इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ f डिवाइडेड बाय m। स्टूडेंट्स ये हमारे पास वेव की स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि अगर इस तरह से एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के दरमियान वेव बन रही हो तो उसकी स्पीड क्या होगी। यहाँ पे इस फॉर्मूले में दो चीज़ें हैं जिनको हमें देखना चाहिए और एक कन्फ्यूजन भी है, उसे भी यहाँ पे क्लियर करना चाहिए। सबसे पहले ये जो f यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए ये f क्या है। ये f होता है टेंशन। टेंशन कहाँ पे मौजूद, टेंशन ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर मौजूद टेंशन को हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स ये जो मैस M लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हमारी पूरी बुक में जहाँ पे भी M लिखा होता है वो मैस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे जो M लिखा हुआ है ये मैस नहीं है, बल्कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैस पर यूनिट लेंथ को। स्टूडेंट्स अगर हम इसका यूनिट देखें तो ये जो मैस है, ये जो स्मॉल m की फॉर्म में हमारे पास लिखा हुआ है, ये मैस बेसिकली इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम पर मीटर, क्योंकि स्टूडेंट्स ये रिप्रेजेंट करता है मैस पर यूनिट लेंथ को। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये जो स्ट्रिंग इस जगह पे मौजूद है ये उसका मैस पर यूनिट लेंथ है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ पे क्योंकि यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए हम उसको यहाँ पे लिखते नहीं हैं, प्लेस नहीं करते, अदरवाइज ये फॉर्मूला जो है वो m/l की फॉर्म में हमें यहाँ पे मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अगर इसको देखें तो हमारे पास जो स्पीड है उसको दो चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं। एक जो है वो है टेंशन इन द स्ट्रिंग और जो दूसरी है वो है मैस पर यूनिट लेंथ। तो स्टूडेंट्स ये दो चीज़ें हमारे पास इस स्ट्रिंग में चेंज नहीं होने वाली। हम जिस भी केस को डिस्कस कर लें, हमारी टेंशन इन द स्ट्रिंग वो नहीं बदलेगी क्योंकि हमने स्ट्रिंग को दो एंड्स पे क्लैंप कर दिया हुआ है, हमने बांध दिया हुआ है, वो चेंज नहीं होने वाली। और स्ट्रिंग का जो मैस है वो भी चेंज नहीं होने वाला। तो इसका मतलब है कि इस केस में हमारी जो स्पीड है थ्रू आउट द आर्टिकल, हम कोई भी चीज़ अगर डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने इन दोनों को कांस्टेंट कंसीडर किया हुआ है, तो उसी कांस्टेंट की वजह से हमारी स्पीड इस केस में चेंज नहीं होगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, v हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब दो वेव्स हमारे पास बनी, दो एंड से टकराई, टकराने के बाद वापस आई और फिर उन्होंने ओवरलैपिंग की और हमारे पास स्टेशनरी वेव्स बन गई। अब जो स्टेशनरी वेव्स यहाँ पे आ रही हैं, इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमने ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है जब हम इस चीज़ को स्टडी करने जाते हैं कि साउंड किस तरह से जनरेट हो रहा है, हमारी स्ट्रिंग की
डिफरेंट जगह से प्लग करने की वजह से जो साउंड जनरेट करते हैं, जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं, वो हम कैसे चेंज कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, लेट्स सपोज हमारे पास ये जो लेंथ थी हमारे पास स्ट्रिंग की यहाँ से लेके यहाँ तक, स्टूडेंट्स इस लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल के साथ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो एक वेव का कितना हिस्सा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो हम देख सकते हैं। हमें पता है कि हमने पिछले आर्टिकल्स में ये बात सीखी थी कि अगर आपके पास दो कंसेक्यूटिव नोड्स हों या दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स हों तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेव का हाफ होता है, यानी वेवलेंथ के हाफ के बराबर होता है। अब इसी चीज़ को अगर देखते हैं तो इस केस में हमारे पास एक एंड पे एक नोड नज़र आ रहा है और दूसरे एंड पे दूसरा नोड नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम फिर इसको देखते हैं यहाँ पे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दोनों एंड्स हैं इनके दरमियान इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 2 के बराबर है, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान जो फासला होता है वो लैम्डा बाय 2 के बराबर होता है। वैसे भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर इसको कंप्लीट करें तो हमें ये हाफ वेव यहाँ पे नज़र आ रही है। इसका जो हाफ पोर्शन है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगा जो नहीं नज़र आ रहा है, यानी वेव का हाफ पार्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस केस में ये लैम्डा बाय 2 के बराबर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हम फिर कह सकते हैं कि हमारी जो लेंथ है यहाँ पे ये लेंथ लैम्डा बाय 2 के बराबर है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लैम्डा के साथ सबस्क्रिप्ट के अंदर 1 लगा देते हैं। ये 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? स्टूडेंट्स ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास फर्स्ट मोड है, यानी सिर्फ एक लूप हमारे पास स्टेशनरी वेव में यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास लेंथ जो है वो हाफ ऑफ वेव लेंथ के इक्वल आती है। और यहीं से स्टूडेंट्स अगर फिर हम लोग लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा 1 इस केस में जो है हमारे पास वो 2 टाइम्स ऑफ एल इसके बराबर आ रहा है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एक केस जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल एक सेंटर से पकड़ के स्ट्रिंग को प्लग किया और स्ट्रिंग में दो जो वेव्स बनी थी उनके रिजल्टेंट के तौर पे स्टेशनरी वेव्स बनी और ये लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर इसको यूज़ करते हुए यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहें तो स्टूडेंट्स बेसिक फार्मूला हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने सीखा हुआ है। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और स्पीड के दरमियान एक रिलेशन होता है जिसे हम इस तरह से लिखते होते हैं v इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक बेसिक रिलेशन है स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान। और इसी रिलेशन को अगर यूज करते हुए हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे f1 के साथ, उसी तरह से उसी रेफरेंस से जिस तरह से हमने इसे लैम्डा 1 कहा था उसी रेफरेंस से इस फ्रीक्वेंसी को भी हम f1 का नाम दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये बराबर आएगा v डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे मैंने लैम्डा 1 लिखा है लेकिन v के साथ 1 नहीं लिखा। v स्पीड है और हमने शुरू में ही इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि स्पीड जो है जिन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, टेंशन इन द स्ट्रिंग और मैस पर यूनिट लेंथ, ये दोनों चीज़ें चेंज नहीं हो रही, इसलिए स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे v1 नहीं लिखा बल्कि v ही लिखा रहने दिया है। तो फिर स्टूडेंट्स f1 किसके इक्वल आया? v डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। तो स्टूडेंट्स अगर इस इक्वेशन में हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहें तो हमें पता है कि दो चीज़ें हैं जिनकी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं और वो दो चीज़ें हमें पता है। एक चीज़ जो है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास v, जिसकी वैल्यू हमने पहले लिखी है, मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगी f डिवाइडेड बाय m और लैम्डा 1 इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ l। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और फिर इसे थोड़ा सा अगर हम लोग रीअरेंज करके लिखते हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2l अलग से लिख लिया और स्क्वायर रूट ऑफ f डिवाइडेड बाय m, ये स्टूडेंट्स हमारे पास अलग से आ गया। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया जो हम लोगों ने इस स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव बनाई है, ये उस स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी है। और स्टूडेंट्स इसे हम लोग नाम देते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी है। ये पहला मोड है जिसमें सिर्फ एक लूप बन रही है। हम यहाँ पे इसे मेंशन भी कर देते हैं, ये हमारे पास है
फर्स्ट मोड। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट करके देख ली। अब स्टूडेंट्स वही स्ट्रिंग हमारे पास अभी भी मौजूद है। अगर उसी स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए हम उसको डिफरेंट जगह से प्लग करें और फिर से वेव बनाने की कोशिश करें, तो फिर हमारे पास एक डिफरेंट अंदाज की वेव यहाँ पे बन सकती है। किस तरह से? लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, इस वक्त हमने जो पहला केस देखा उसमें हमने फर्स्ट मोड में स्ट्रिंग को बिल्कुल सेंटर से प्लग किया था और फिर उसने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया था। अब स्टूडेंट्स अगर ऐसे करें कि ये जो हमें वेव नज़र आ रही है, हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। किस तरह से कर सकते हैं कि एक तो बिल्कुल इसके सेंटर वाला हिस्सा आ जाएगा, ये हमारे पास सेंटर वाला पार्ट आ जाएगा, और फिर सेंटर वाले पार्ट को भी 2 हिस्सों के अंदर अगर हम लोग डिवाइड कर दें, यानी यहाँ पे और यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो स्ट्रिंग थी इस वक्त 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई। ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, हमारे रियल पार्ट्स नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मार्क किए गए। अब अगर आप इसको यहाँ से प्लग करें, ये जो आपको फर्स्ट पार्ट नज़र आ रहा है, यहाँ से इसको प्लग करते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं और उसके बाद रिलीज कर देते हैं, तो उसके रिलीज करने से अब फिर से 2 वेव्स बनेंगी जैसे यहाँ पे बनी थी। लेकिन अब अगर आप देखें, एक एंड जो है वहाँ पे फासला ज़्यादा है और एक एंड पे फासला कम है हिंज्ड सपोर्ट के साथ। तो स्टूडेंट्स जो वेव हमारे पास बनेगी वो वेव कुछ इस शक्ल में बनती हुई हमें नज़र आएगी, जैसे कि यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, और वही काम दोबारा होगा। अब इस वेव का एक हिस्सा जब इस एंड से टकराएगा तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होगा, और इस एंड से जब टकराएगा यहाँ से टकराने के बाद भी रिफ्लेक्ट बैक होगा। अब इस रिफ्लेक्शन की वजह से 2 वेव्स बनेंगी जो इस पहले वाली वेव से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, और वो ट्रैवल करते करते इस तरह से मूव करेंगी। तो स्टूडेंट्स फिर से वही काम हो जाएगा कि 2 वेव्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इस एंड से रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आई, एक इस एंड से रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आई, और दोनों जब एक जगह पे मिलेंगी, इनकी ओवरलैपिंग होगी, तो उस ओवरलैपिंग से एक दफ़ा फिर स्टेशनरी वेव बनेगी। तो स्टूडेंट्स इस केस में भी हमारे पास स्टेशनरी वेव बनेगी जैसे कि पहले केस में स्टेशनरी वेव बन रही थी। अब दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? अगर हम डिफरेंस की बात करें तो पहले केस में हमें, आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक लूप बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस केस में अगर हम लोग देखते हैं तो हमें 2 लूप्स बनती हुई नजर आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने उसे फर्स्ट मोड कहा था, इसे हम लोग नाम दे देते हैं, ये हमारा सेकंड मोड बनेगा। सेकंड मोड क्यों सेकंड मोड है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 लूप्स बनती हुई हमें नज़र आ रही हैं। तो अब ये सारा काम हम लोग जो पहले फर्स्ट मोड के लिए कर चुके थे, वही सारा हम सेकंड मोड के लिए भी करके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स लेंथ हमारी स्ट्रिंग की चेंज नहीं हुई, स्ट्रिंग अभी भी उतनी ही है, सिर्फ जिस जगह से हमने उसे प्लग किया था वो पोजीशन हम लोगों ने चेंज कर दी है। तो इस केस में अगर हम इस लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ अभी भी वही है, एल, वो अभी भी चेंज नहीं हुआ। सिर्फ जो चीज़ चेंज हुई है वो है स्टूडेंट्स हमारे पास पोजीशन ऑफ प्लग। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जो हमें नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स नज़र आ रहे हैं उन्हें डिस्कस करें, तो हमें पता है कि वो पॉइंट्स जो कंटिन्यूसली 0 डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे होंगे वो नोड्स होंगे, और जो पॉइंट्स ऑसिलेट कर रहे होंगे वो एंटी नोड्स होंगे। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो 3 पॉइंट्स हमें ऐसे नज़र आते हैं। 2 तो हमारे पास वो स्पोर्ट्स हैं जिन जगहों पे हमने अपनी स्ट्रिंग को जोड़ा हुआ है, और एक पॉइंट वो वाला है जो बिल्कुल मिडल पार्ट पे है हमारे स्ट्रिंग के। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो नोड्स हैं, जिनकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 पोजीशन पे रहनी है, मेन पोजीशन पे रहनी है, वो चेंज नहीं होनी। और हमें पता है कि नोड्स 2 कंसेक्यूटिव अगर हमारे पास मौजूद हों तो उनके दरमियान जो फासला होता है वो वेवलेंथ के हाफ के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स इधर हम लोग देख सकते हैं, हम इस नोड से लेके इस नोड तक अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो ये लैम्डा बाय 2 के बराबर होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर इस डिस्टेंस से लेके इस डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास लैम्डा बाय 2 के बराबर आता है। तो स्टूडेंट्स ये 2 डिस्टेंसेस हैं लैम्डा बाय 2, लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं पीछे वाली फिगर के साथ, तो वहाँ पे हमारी जो वेव बन रही थी वो रिलेटिवली लार्जर थी, जो वेवलेंथ थी वो भी बड़ी नज़र आ रही थी। लेकिन यहाँ पे जो वेव बनती नज़र आ रही है वो रिलेटिवली स्मॉलर है, छोटी वेव बनती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब है ये लैम्डा और पहले वाले केस में जो हमें लैम्डा नज़र आ रहा था, ये दोनों लैम्डाज आपस में इक्वल नहीं है।
पहले केस में हमारे पास लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा थी, बड़ी थी, यहाँ पे हमारे पास लैम्डा छोटा है। तो स्टूडेंट्स फिर इस केस में अगर हम लिखना चाहें तो फिर हम इसे लैम्डा 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बदल चुकी है लैम्डा की वैल्यू, इसलिए हमें इसे लैम्डा 2 कहेंगे। तो इस केस में हमारी लेंथ अगर हम लोग लिखना चाहें 1 लैम्डा बाय 2 ये है, 1 लैम्डा बाय 2 ये है, तो पूरी लेंथ के अंदर 2 टाइम्स लैम्डा बाय 2 आया। तो स्टूडेंट्स हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। और स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे लैम्डा के साथ मैं सबस्क्रिप्ट में 2 भी लगा देता हूँ, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये लैम्डा पिछले वाले केस के लैम्डा की निस्बत डिफरेंट है, वो लैम्डा और था और ये लैम्डा और है। और फिर स्टूडेंट्स अगर इसको हम देखें और थोड़ा सा रीअरेंज करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस केस में हमारे पास जो लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, वो लेंथ के इक्वल आ जाएगी। ये आपको नज़र भी आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि हमारी जो पूरी वेव है वो इस पार्ट में, इस स्ट्रिंग में इस वक्त मौजूद है, यानी पूरी स्ट्रिंग जो है वो एक वेवलेंथ को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही है, पूरी एक वेव यहाँ पे मौजूद है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो बराबर आ गई है वेवलेंथ के। तो स्टूडेंट्स फिर जो सेकंड मोड है, अगर इस सेकंड मोड की ही फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे ही हम इस फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो वही है जो हम लोग पहले लिख चुके हैं। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को f2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टूडेंट्स ये f2 हमारे पास बराबर आएगा v डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। स्टूडेंट्स v मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये चेंज नहीं हो रहा, स्पीड नहीं बदल रही, सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है ये आपस में चेंज होते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास v की वैल्यू वही है जो हम लोगों ने पहले लगाई थी, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये बराबर आ जाएगी f डिवाइडेड बाय m, और जो स्टूडेंट्स नीचे लैम्डा लिखा हुआ है हमने देखा लैम्डा की वैल्यू जो है हमारे पास इस केस में वो L के बराबर है। तो ये कुछ इस तरह का रिलेशन बन गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको फर्दर आगे लिखें तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाय L, और फिर इधर हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ F डिवाइडेड बाय M। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड मोड जो बना था, ये हमने उस सेकंड मोड की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली कि सेकंड मोड में जो हमारे पास वेव बन रही होगी वो कुछ इस तरह की फ्रीक्वेंसी को बना के दिखा रही होगी हमें। अब स्टूडेंट्स अगर आगे चलें, हम इसको फर्स्ट मोड में देख चुके हैं, सेकंड मोड में देख चुके हैं, थर्ड मोड में भी देखते हैं। अब अगर हम सिर्फ थर्ड मोड को देखें तो उसमें हम किस तरह से वेव बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि बिल्कुल सेंटर से हमने उसे प्लग किया, इस केस में हमने देखा कि 1/4 पार्ट से हमने उसे प्लग किया। तो अगर स्टूडेंट्स और फर्दर हम पीछे चले जाएं और हिंज स्पोर्ट के बिल्कुल करीब से जाके हम उसे प्लग करें और फिर उसमें कुछ इस तरह से वेव जनरेट करें कि हमारे पास 3 लूप्स बनती हुई नजर आ रही हूँ, यानी हमारे पास जो वेव है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से बनती हुई नजर आ रही हो कि हमारे पास हमने उसको जिस पॉइंट से प्लग किया वहां से हमारे पास 3 लूप्स बन रही हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है स्टूडेंट्स, इसको मैं आपके सामने डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन गई। तो स्टूडेंट्स इस केस को अगर हम लोग देखें तो इसमें भी हमने स्ट्रिंग की लेंथ को तो बिल्कुल चेंज नहीं किया, हमारी स्ट्रिंग की लेंथ तो अभी भी वही है जिसे हम लोगों ने L का नाम दिया हुआ है, स्मॉल l का। अब स्टूडेंट्स अगर इस केस में हम लोग देखते हैं तो हमें कितने नोड्स और एंटी नोड्स नजर आ रहे हैं, तो हम देखें तो स्टूडेंट्स 1 2 3 और 4 ऐसे पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, जिन पॉइंट्स के ऊपर हमारी वेव ने परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट को शो करना है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स इसमें नोड हैं। और एंटी नोड्स कितने नजर आ रहे हैं हम लोग देख सकते हैं, हमें 1 2 और 3 डिफरेंट पोजीशंस पे एंटी नोड्स नजर आ रहे हैं जहाँ पे ऑसिलेशन होनी है, हमारे पॉइंट्स ने अप एंड डाउन मूव करते चले जाना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 लूप्स वाली जो वेव है वो बन गई। तो स्टूडेंट्स इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट मोड था, सेकेंड मोड था, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद है थर्ड मोड। तो स्टूडेंट्स थर्ड मोड के लिए भी
हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं और देखते हैं कि थर्ड मोड पे हम अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली जो चीज़ स्टूडेंट्स हमें पता होनी चाहिए वो वही है कि लेंथ और वेव लेंथ के दरमियान हमें क्या रिलेशन नज़र आ रहा है। तो दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान जो फासला है वो λ/2 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखें हम लोग, ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स ये λ/2 के बराबर है। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो ये दूसरा और ये तीसरा नोड है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी λ/2 के बराबर होना चाहिए। और फिर ये थर्ड और फोर्थ नोड है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी λ/2 के बराबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारी जो लेंथ है वो 3 टाइम्स ऑफ λ/2 से मिलके बन रही है। हमारे पास लेंथ अभी भी उतनी है जो वेव बन रही थी, जो हमारे पास वेव बन रही थी उस वेव का साइज अब पहले से हमें छोटा नजर आ रहा है। उसी लेंथ में जब पहले में सिर्फ एक लूप बन रही थी, दूसरे में 2 लूप्स बन रही थी, यहाँ पे हमें 3 लूप्स बनती नजर आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ये जो L है हमारे पास यहाँ पे इक्वल है 3 टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, लेकिन इस लैम्डा को हम लोग सबस्क्रिप्ट में 3 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे कि ये थर्ड मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम λ3 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? हमें पता है कि नीचे देखें 2 डिवाइड हो रहा है, अगर इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर स्टूडेंट्स हम लोग 3 की बात करें तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसे दूसरी तरफ ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो λ3 की स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 2 टाइम्स ऑफ L डिवाइडेड बाय 3 कुछ इसके बराबर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास λ3 की वैल्यू इस पॉइंट पे मौजूद है। तो स्टूडेंट्स अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें हम इसके लिए भी, तो फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकाल सकते हैं? फॉर्मूला हमारे पास अभी भी वही है, f3 लिख देंगे हम इसे इस दफ़ा, और ये किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा v डिवाइडेड बाय λ3। सिंस v हमने चेंज नहीं किया, मैंने जैसे शुरू में बता दिया था, थ्रू आउट द पार्ट हमारे पास v नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि v कांस्टेंट रह रहा है उन फैक्टर्स की वजह से जिस पे ये डिपेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करा देते हैं। v जो है हमारे पास वो इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ f डिवाइडेड बाय m, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने लिखनी है लैम्डा की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है 2l डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ रही है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो डिनोमिनेटर के अंदर 3 लिखा हुआ है जो कि डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है। तो अगर हम इसको लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा 3 टाइम्स स्टूडेंट्स 2l, 3 ऊपर चला गया, 2l नीचे आ गया, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ f डिवाइडेड बाय m। तो स्टूडेंट्स इस तरह का हमारे पास फॉर्मूला आ गया जब हम लोगों ने थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने इन 3 डिफरेंट मोड्स की फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करके 3 डिफरेंट फार्मूले यहाँ पे डेवलप कर लिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम रिलेशन देखना चाहते हैं कि क्या हमारे फार्मूले जो यहाँ पे बन रहे हैं, क्या उनके दरमियान आपस में भी कोई रिलेशन है या नहीं। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी थी स्टूडेंट्स उसे हम लोग नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड मोड की फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, और ये जो थर्ड मोड की हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है इसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स हम लोग इन तीनों फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग देखेंगे। जैसे हमने देखा कि पहली फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोगों ने f1 कैलकुलेट किया, सेकंड के लिए f2 और थर्ड के लिए f3 कैलकुलेट किया। हम इन्हें नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, और थर्ड मोड की जो फ्रीक्वेंसी है इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तो इनका अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो उस कंपैरिजन से बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमारे पास आने वाले हैं, उन रिजल्ट्स को हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इन्हें अलग से लिखते हैं। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है मैं यहाँ पे उसे लिखता हूँ जिसे हम लोगों ने f1 का नाम दिया है। स्टूडेंट्स ये इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 2l इंटू स्क्वायर रूट ऑफ f डिवाइडेड बाय
m। ये स्टूडेंट्स इसके इक्वल है। और अगर इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग सामने रखें और उस इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिखें तो हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। और स्टूडेंट्स मैं इसको लिखूंगा और साथ ही साथ मैं इसको रीअरेंज भी करता जाऊंगा ताकि हमारे लिए कंपैरिजन आसान हो जाए। देखिएगा ये F2 जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ये F2 किसके बराबर है? स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 में देखिए हमें नजर आ रहा है 1/L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ F डिवाइडेड बाय M ये लिखा हुआ है। और अगर हम लोग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को देख रहे हैं वहां पे 1/2L लिखा हुआ है। तो जो बेसिक डिफरेंस हमें नजर आ रहा है वहां पे 2L है और यहाँ पे सिर्फ L लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर मैंने इसको उसके इक्वल या उससे कंपेरेबल फॉर्म में लेके आना हो तो हमें यहाँ पे L के साथ 2 चाहिए। और वो 2 किस तरह से लेके आ सकते हैं? अगर हम इसे मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें 2 के साथ तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन कुछ ऐसे बनेगा। देखिएगा 2 ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में इसे डिवाइड भी कर दिया तो 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ F डिवाइडेड बाय M। स्टूडेंट्स इस तरह का हमारे पास एक रिलेशन बन गया। ये इक्वेशन नंबर 2 की ही मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें हमने इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स एडवांटेज क्या है, फायदा क्या हो रहा है? अगर आप देखें तो ये जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई टर्म ये तो एग्जैक्टली वही टर्म है जो हमारे पास F1 की हमारे पास सॉल्यूशन के बाद आई थी। तो स्टूडेंट्स फिर इसको थोड़ा सा अगर हम लोग रीअरेंज करें तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये सारे का सारा F1 है तो F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F1 आ गया। तो स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमारे पास डेवलप हुआ यहाँ पे कि जो सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हमें मिल रही है। तो स्टूडेंट्स इसी चीज को अगर हम लोग थर्ड में भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अगर हम इसको देखें और जैसे हमने इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे रीअरेंज भी किया था उसी तरह से हम इसे रीअरेंज भी करें और साथ में राइट डाउन भी करें तो हम लोग लिखते हैं F3। और स्टूडेंट्स देखिएगा इस फॉर्मूले में हमें लिखा नजर आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय 2L इनटू स्क्वायर रूट ऑफ F ओवर M ये लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसमें से 3 को कॉमन लेके बाहर लिख लें और जो बाकी सारी टर्म है उसे ब्रैकेट के अंदर लिख लें तो स्टूडेंट्स फर्क तो कोई नहीं पड़ना चाहिए। 1 डिवाइडेड बाय 2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ F ओवर M ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन बनता हुआ नजर आएगा। अब इस रिलेशन में जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है फिर से हम देखते हैं तो ये तो हमारे पास वही है जो इक्वेशन नंबर 1 में हमें लिखी हुई नजर आ रही थी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि F3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1। तो ये हमारे पास अगला रिलेशन यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में बन गया। अब अगर इन रिलेशंस को हम लोग देखें तो मैं आपसे कहूँ कि अगर 4 लूप्स वाली या 4th मोड की अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालें और उसको यहाँ से ये जो रिजल्ट्स हम लोगों ने बनाए हैं इन रिजल्ट से ही जज करने की कोशिश करें तो यकीनन आप लोग जज कर सकेंगे और बता सकेंगे कि वो क्या होगी। जो सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी थी वो 2 टाइम्स ऑफ F1 आ गई। जो थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ F1 आ रही है। तो अगर इसी सीक्वेंस को हम लोग आगे की तरफ लेके चलें और मैं आपसे पूछूं कि फोर्थ मोड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो यकीनन सब यही आंसर देंगे कि फोर्थ मोड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 टाइम्स ऑफ F1 के बराबर आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम फिफ्थ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो 5 टाइम्स ऑफ F1 के बराबर आ जाएगी। और ये पैटर्न अगर हमारा चलता रहे और इसी सीक्वेंस को अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई nth मोड की फ्रीक्वेंसी हो तो वो स्टूडेंट्स इक्वल होगी n टाइम्स ऑफ F1। कुछ इस तरह का हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा जिसमें हमारी nth मोड की फ्रीक्वेंसी n टाइम्स ऑफ फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी के बराबर आ गई। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखी है ये जो हमने पूरे कंपैरिजन करके देखा कि F2 टाइम्स ऑफ F1 है, F3 3 टाइम्स ऑफ F1 है और सो ऑन चलता जाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ
फ्रीक्वेंसी, यानी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में जो आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही है, उसको हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखते हैं कि एफ एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ F1, और यहाँ पे जो n की वैल्यू है हमारे पास वो क्या हो सकती है? वेयर n इज 1, स्टूडेंट्स क्या हो सकता है? n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, सो ऑन, इस तरह से चलता चला जाता है। तो ये हमारे पास जनरलाइजेशन हो गई कि हमारी फ्रीक्वेंसी हमें किस फॉर्म में मिलेगी। इसका फिजिकल मीनिंग मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। इसे हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? स्टूडेंट्स, इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि हमारे पास जब हमने फंडामेंटल यानी पहली फ्रीक्वेंसी निकाली और उस पहली वाले फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी में हमने एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज हमारे पास जो पहली फ्रीक्वेंसी आई थी वो फ्रीक्वेंसी जिससे हमारी स्ट्रिंग ऑसिलेट कर रही थी, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स वो आ गई हमारे पास 10 हर्ट्ज के बराबर। अगर वो 10 हर्ट्ज के बराबर आ गई है तो उसके बाद अगर हम कहीं पे भी स्टेशनरी वेव्स बनवाना चाहें, यहाँ पे 2 लूप्स में, 3 लूप्स में, तो स्टूडेंट्स वो 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की नहीं बन सकती या 16 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से नहीं बन सकती। वो सिर्फ उस वक्त बनेगी जब हम इसको इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में लेंगे। यानी अगर इस फॉर्मूले में देखें तो पहली अगर f1 है तो दूसरी 2 टाइम्स ऑफ f1 है। f1 अगर 10 है तो 2 को 10 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 20 आ जाता है, यानी जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज की बनेगी। थर्ड फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास 30 हर्ट्ज की बनेगी, यानी 10 हर्ट्ज पे, 20 हर्ट्ज पे, 30 हर्ट्ज पे और सो ऑन। इन तमाम फ्रीक्वेंसीज पे तो हमें स्टेशनरी वेव्स बनती हुई नजर आएंगी, लेकिन इनके बीच में अगर कोई फ्रीक्वेंसी ले लें तो वहां पे हमें स्टेशनरी वेव्स बनती हुई नजर नहीं आएंगी। इस तरह की लूप्स की फॉर्म में हमें स्टेशनरी वेव्स बनती नजर नहीं आएंगी, बल्कि बहुत जल्दी डैम्पिंग इफेक्ट नजर आएगा। दो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई जो वेव्स हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगी और थोड़े ही टाइम के अंदर हमें वो वेव जो है वो डाई आउट करती हुई नजर आ जाएगी। स्ट्रिंग जो है वो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वापस आ जाएगी। स्टेशनरी वेव्स नहीं बनेंगी। स्टेशनरी वेव सिर्फ उस वक्त बनेगी कि आप वेव बनाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल है सबसे पहले मौजूद फ्रीक्वेंसी का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ही हम इसको डिफाइन भी कर लेते हैं कि जो हमारी फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी होती है, जो F1 है हमारे पास, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, उस F1 को हम लोग नाम देते हैं हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो स्टूडेंट्स ये F1 जो है हमारे पास यहाँ पे, इसे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे, और जो बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज हैं वो उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक्स कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसको अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि ओनली दोज फ्रीक्वेंसीज आर पॉसिबल, सिर्फ वो वाली फ्रीक्वेंसीज हमारे पास पॉसिबल होंगी जो इस फॉर्म में हमें मिले। यानी F1 है, उसके बाद हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ F1 आ गया, या 3 टाइम्स ऑफ F1 आ गया, या 4 टाइम्स ऑफ F1 आ गया, या 5 टाइम्स ऑफ F1 आ गया, और सो ऑन, ये चलता चला जाएगा, ये चलता चला जाएगा। और ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होंगी, सिर्फ ये वाली फ्रीक्वेंसीज जो हैं हमारे पास स्टेशनरी वेव्स बना पाएंगी, और कोई फ्रीक्वेंसी हमारे पास स्टेशनरी वेव्स नहीं बना पाएंगी। इस वजह से हम इन फ्रीक्वेंसीज को एक और नाम देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ये हार्मोनिक सीरीज होती है। और हार्मोनिक सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसे हम हार्मोनिक्स भी कहते हैं। और ये जो हार्मोनिक्स होंगी स्टूडेंट्स हमारे पास, इन हार्मोनिक्स के केस में
हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल्स आ रहे होंगे। ये हमारी फर्स्ट हार्मोनिक होगी, सेकंड हार्मोनिक होगी, थर्ड हार्मोनिक होगी, फोर्थ हार्मोनिक होगी और इस तरह से चलते जाएंगे और इन्हीं को यूज़ करते हुए हम स्टेशनरी वेव्स बना सकेंगे। अब स्टूडेंट्स इसको हम बहुत सारी जगहों पे अप्लाई होता हुआ भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के केस में इसी तरह की फ्रिक्वेंसीज के चेंज करके हम डिफरेंट तरह के साउंड जनरेट कर सकते हैं। हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी अगर डिफरेंट होगी तो जनरेट होने वाला साउंड भी डिफरेंट होगा। तो अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पे देखें तो अगर कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मौजूद हो तो उस स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के साउंड को चेंज करने के लिए हम सिर्फ वहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी को बदल सकते हैं। अब फ्रिक्वेंसी को कैसे बदल सकते हैं? जैसे हमारी बुक में एक एग्जाम्पल भी दी गई है कि अगर हमारे पास कोई एक गिटार मौजूद हो तो गिटार स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि कुछ इस तरह की शेप में हमारे पास मौजूद होता है जिसमें हमारे पास एक एंड जो है वो थोड़ा सा लार्जर और दूसरा एंड जो है वो हमारे पास रिलेटिवली स्मॉलर होता है और उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जगहों पे स्ट्रिंग्स मौजूद होती हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम इस एक गिटार को सिर्फ एक सिंगल स्ट्रिंग के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पैग होता है जिसके साथ हमने इस स्ट्रिंग को अटैच किया हुआ है और इसे बांधा होता है। अब जब हम इस स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो इससे खास स्पेसिफिक साउंड जनरेट होता है और उस साउंड की कुछ खास फ्रिक्वेंसी होगी और उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जैसे यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स बन रही इधर भी स्टेशनरी वेव्स बन रही होंगी और फिर उसकी ऑसिलेशन से साउंड बन रहा होगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इसके साउंड को चेंज करना चाहते हैं तो हम उसकी फ्रिक्वेंसी को बदलेंगे। अब फ्रिक्वेंसी को किस किस मेथड से बदला जा सकता है? पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है अगर हम उसका जनरल फार्मूला देखें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का तो ये लेंथ के चेंज होने से बदलती है, टेंशन के चेंज होने से बदलती है, मास पर यूनिट लेंथ से चेंज होती है। तो स्टूडेंट्स अगर इस केस में अगर हम इस स्ट्रिंग की टेंशन को चेंज करते हैं वो टेंशन को कैसे चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो स्क्रू लगा हुआ है हम अगर उसके गिर्द इस वायर को रोल करना शुरू कर दें, इसे टाइट कर दें तो उस टाइटनिंग की वजह से हमारी जो स्ट्रिंग यहाँ पे अटैच्ड है उसकी टेंशन ज़्यादा हो जाएगी और टेंशन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि हमारी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी और जो साउंड इससे जनरेट होगा वो साउंड भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का जनरेट होगा और हमें उस जो साउंड सुनाई देगा वो डिफरेंट होगा। अब इसके अलावा हम इसकी मास पर यूनिट लेंथ जो है उसे भी चेंज कर सकते हैं या सिर्फ लेंथ को चेंज कर सकते हैं। लेंथ को चेंज करने के लिए क्या करते हैं जब गिटारिस्ट गिटार को साउंड कर रहे होते हैं तो अपनी फिंगर्स को डिफरेंट जगहों पे प्लेस कर देते हैं। लेट्स सपोज एक गिटारिस्ट ने इस जगह से इस स्ट्रिंग को दबा दिया। अब स्ट्रिंग को दबाने का मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग की इफेक्टिव लेंथ है अब वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। पहले वो स्ट्रिंग की इफेक्टिव लेंथ यहाँ तक थी। अब स्ट्रिंग की अगर इफेक्टिव लेंथ कम हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो जानी चाहिए। तो फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो साउंड हमें सुनाई दे रहा है वो भी इस केस में चेंज हो जाएगा। यानी जब हमने साउंड जनरेट करना होता है तो हम डिफरेंट तरीकों से फ्रिक्वेंसी को बदलते हैं और उसी को प्ले करके हम डिफरेंट अंदाज के साउंड्स ले सकते हैं। ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड को इस तरह से हम स्टेशनरी वेव्स को लेते हुए चेंज कर सकते हैं। ये उसकी एक ऑब्जर्वेशन थी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आर्टिकल जिसमें हमने स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग को देखा और हमने देखा कि किस तरह से फ्रिक्वेंसी यहाँ पे क्वांटाइज हुई होती है और कौन सी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज हैं जिसकी हम स्टेशनरी वेव्स बना सकते हैं। हर एक फ्रिक्वेंसी की हम लोग स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस नहीं करा सकते। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसी तरह की स्टेशनरी वेव्स जो हैं वो हम डिफरेंट एयर कॉलम्स में किस तरह से बना सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।